हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 10th में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइंस। साइंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारी साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें लगभग 16 से 17 जो चैप्टर दिए गए उन्हें हम बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं, हमने जिस तरीके से सीखा है, आपको हम उसी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हम इसी को शुरू करेंगे। और इसे जानने से पहले दोस्तों, आपको ये बता दें कि साइंस कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। हम जाने अनजाने में उसका प्रयोग करते हैं और वो हमारे किसी न किसी प्रयोग में आती रहती है। तो साइंस को हम थोड़ा बहुत देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। रासायनिक अभिक्रियाएं जब वो होती हैं जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाकर अभिक्रिया की जाती है तो एक नया उत्पाद बनता है जिसका गुणधर्म अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ अभिकारक होते हैं और उनको जब हम जो है जोड़ते हैं या फिर जब उनकी मिलावट करते हैं तो हमारे पास एक उत्पाद निकल कर आता है, ठीक है। तो जो उत्पाद हमारे पास आता है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये जानने के लिए थोड़ा हम देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास दो उत्पाद होते हैं। जैसे इधर साइड में हम लिखते हैं क्या, इधर साइड में हम लिखते हैं अभिकारक और इधर साइड में हम लिखते हैं उत्पाद। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमें इनको याद रखना। अब देखिए बच्चों, हम इसको किस तरीके से करेंगे। जो ये अभिकारक हैं, अभिकारक हमारे पास कई हो सकते हैं और ये हमारे पास उत्पाद है। तो जैसे हमने कोई दो अभिकारकों को मिलाया और एक हमारे पास एक उत्पाद आया, तो जिसके गुणधर्म होंगे वो इन अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे हम करते हैं, हमारे पास क्या है, हमने दो अभिकारक लिए, एक चावल लिया प्लस और एक हमने दूध लिया और इसको जब हमने गर्म किया किसी चीज़ से, चूल्हे से या फिर जो भी चीज़ है गैस से, हम इसे जब गर्म करते हैं तब ये हमारे पास बनके आती है क्या, खीर। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये हमारे पास निकल कर आया उत्पाद। तो देखिए बच्चों, क्या आपको लगता है कि ये चावल और दूध और ये खीर एक ही तरीके के होंगे? नहीं। जब हम इसे मिलाया, ठीक है, उसके बाद मैं गर्म कर दिया तो ये मिल गया और ये खीर बन गई। यानी कि इसके गुणधर्म इससे बिल्कुल ही भिन्न है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लिया तो ये जो है हम अपने जो भी बुक बना रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं आप लोग जहाँ, वहाँ इसको लिख सकते हैं। ये बहुत ही सरल रूप में हमने लिखा है। आप इसे लिखकर, और आपसे अगर जो कोई टीचर पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हैं। आपसे अगर पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आप कहेंगे जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाकर अभिक्रिया की जाती है तो उनसे एक नया उत्पाद बनता है जिसका गुणधर्म अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न होता है। और आप ये उदाहरण दे सकते हैं, ये उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण क्या है, जब हम चावल और दूध को मिलाया यानी जोड़ा तो उसको गर्म करने पर हमारे पास खीर आई। यानी कि खीर जो होता है, खीर जो उत्पाद है वो बिल्कुल भिन्न है इन चावल और दूध से, ठीक है। अब हम इसको
रफ कर देते हैं। दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत एक और चीज ध्यान में रखते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु द्वितीय अवस्था से प्रथम अवस्था में नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है, वो हम समझने के प्रयास एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। जैसे उदाहरण क्या लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने दूध को परिवर्तित कर लिया दही में। तो दोस्तों आपको पता है ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो आप ये कह सकते हैं, क्या हम दूध को जैसे दही में तो हमने परिवर्तित कर दिया, दूध को दही में परिवर्तित कर दिया, क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा, सर हम दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से जो है दूध नहीं बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत प्रथम उत्पाद से द्वितीय उत्पाद तो बनाया जा सकता है, परंतु द्वितीय उत्पाद से प्रथम उत्पाद नहीं। हमारे पास प्रथम उत्पाद दूध है और द्वितीय उत्पाद जो है दही है। तो दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो जान ही गए हैं, हम कुछ टर्म्स भौतिक अभिक्रिया के बारे में भी सीख लेते हैं। दोस्तों, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत हम प्रथम उत्पाद से द्वितीय उत्पाद में परिवर्तन कर सकते हैं एवं द्वितीय उत्पाद से प्रथम उत्पाद में। उदाहरण के तौर पर हम क्या देखते हैं, हमने जैसे बर्फ एक उत्पाद लिया, उसको हम हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमारे पास वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर जो हमें उसे फिर से बर्फ के रूप में लाना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस पानी को फिर से कोल्ड करेंगे यानी ठंडा करेंगे फ्रिज में रखकर, तो वो फिर से हमारे पास बर्फ बन जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत प्रथम उत्पाद से द्वितीय उत्पाद में परिवर्तन किया जा सकता है एवं द्वितीय उत्पाद से प्रथम उत्पाद में। उदाहरण के तौर पर हमने बर्फ एवं पानी का उदाहरण समझा। आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। आपको हमने जो रासायनिक अभिक्रिया बताई, रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया कि हम जब अभिकारकों को, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाते हैं तो हमें एक नया उत्पाद मिलता है, और वह उत्पाद जो होता है उन अभिकारकों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है। उस और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु द्वितीय अवस्था से प्रथम अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर दूध का परिवर्तन दही में किया जा सकता है, लेकिन दही का दूध में नहीं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों, ये जो समीकरण होता है वो इस रूप में हो सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे मैं लिख लेता हूं, मैग्नीशियम और प्लस
ऑक्सीजन, जो इसको हम जोड़ेंगे तो जो राइट हैंड साइड पर आएगा, राइट हैंड साइड पर आएगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक जो है ये समीकरण है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो हमने मिलाया और उसको जो भी गर्म किया तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल कर आया। यानी ये दोनों हमारे पास अभिकारक थे और ये हमारे पास उत्पाद निकल कर आया। तो दोस्तों, इसी को हम एक समीकरण कहते हैं। लेकिन समीकरण ये हमने लिखा है एक अपनी बहुत बड़ी लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों, अगर तो मैं इसे कहना चाहूँ, एक मतलब व्याख्या करना चाहूँ इसकी कि ये कैसे आया, तो मैं किस तरीके से लिखूँगा। देखिए, हम मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन को मिलाकर उसका जब हम दहन करते हैं, दहन करने के पश्चात हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इतना लंबा लिखने से बेहतर है हम इसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसको जब यहाँ पर गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। देखिए दोस्तों, यही एक तरीका है और ये भी हमें कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके कुछ प्रतीक जो ये दिया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके अगर जो हमें प्रतीक पता है, प्रतीक चिन्ह, तो हम इन्हें और ही सिंपल रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर Mg, मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। जब हम इन दोनों को करेंगे गर्म करने के पश्चात में हमारे पास आएगा MgO। तो देखिए दोस्तों, ये कितना सिंपल हो गया। तो हम कह सकते हैं ये इसके प्रतीक चिन्ह हैं और ये उत्पाद के रूप में हमारे पास एक प्रतीक चिन्ह आया। तो इन सबको ये कैसे आया, इनको जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें आवर्त सारणी दी गई है। आवर्त सारणी में दिया गया है इन तत्वों के प्रतीक चिन्ह और उनका परमाणु क्रमांक भी हमें दिया गया है, यानी कि उसकी संख्या। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का हमारे पास 3 होता है। तो यही सभी चीज़ें होती हैं, उनको आप लोग जाकर देखिए और थोड़ी जो हम उसके कम से कम जिंक तक आप लोग याद कर लीजिए, और मैं यहाँ जिंक तक आपको लिखवा भी दे रहा हूँ, आप उन्हें देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें रासायनिक समीकरण बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, हमें रासायनिक समीकरण बनाने के लिए तत्वों की आवश्यकता होगी एवं उसके प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होगी। तो उन तत्वों एवं प्रतीक चिन्हों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमने बताया कि चैप्टर नंबर 5 में आवर्त सारणी में दिया गया है, तो उसकी कुछ जो है हम और उनको यहाँ आपके सामने लिख दिया है। तो उनको याद करना भी आगे चलकर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से याद करना है। अभी आप लोग इस रूप में याद करिए जो सिंपल रूप में दिया गया है, इस तरीके से आप लिख लीजिए उसे और उसके बाद में आप याद कर लेना। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो H है। ऐसे हीलियम का He और उसका 2 होता है परमाणु संख्या, लिथियम का Li, बेरिलियम का Ve, बोरोन का V, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O और फ्लोरीन का F। उसी प्रकार से नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg और एल्युमिनियम का Al और सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P और सल्फर का S, क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ai। दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह हैं जिनसे हम एक समीकरण बनाएंगे। और समीकरण कौन सा, जो हमने बताया था, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास आया था MgO। तो वो हमने कहाँ से लिए थे, हमने इसी में से उनको लिया था। देखिए
Mg हमने ये लिया था मैग्नीशियम के लिए, और O जो था ऑक्सीजन हमने यहाँ से लिया था, ठीक है, O, और इन्हीं को मिलकर MgO बना था। तो हमें ये याद होने चाहिए, तभी हम वैसा समीकरण लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए और आप इन्हें बेहतर ढंग से इनके प्रतीक चिन्हों को याद कर लीजिए। दोस्तों, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोग ये पूछेंगे कि सर, हम इतना रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया के बाद पढ़ने के बाद हमें ये रासायनिक समीकरण पढ़ने की आवश्यकता क्या है, हमें तो वैसे भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रासायनिक समीकरण हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी हमें क्या प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान कराता है। जैसे हम कौन कौन से पदार्थ उसमें मिला रहे हैं, ये सब हमें पता चलता है रासायनिक समीकरण के द्वारा। फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का पता चल जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों उत्पादों की मोल संख्या। अब मोल संख्या यदि इसमें दी होती है तो हमें यह पता चल जाता है कि द्रव्यमान की जानकारी हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था Mg प्लस O2 और ये MgO। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर उत्पाद में मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो इससे हमें यह पता चला कि मैग्नीशियम का मोल संख्या 1 है और ऑक्सीजन की मोल संख्या 2 है। ये मोल संख्याएं होती हैं, तो हमें यह भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, और हमने एक ये भी पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों का कुल द्रव्यमान के बराबर होती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, अभिकारक और द्रव्यमान जो उत्पाद आते हैं उनके द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर जो मैं यहाँ पर देखूँ तो इसके द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं है। ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे हम संतुष्ट करेंगे, और इसे जो हमारे पास संरक्षण का नियम है उसे हम फॉलो करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे बच्चों, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया है Mg प्लस O2। जब इसको मैंने गर्म करके बनाया तो हमारे पास बनके तैयार हुआ ये MgO। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिया है लेकिन 2 मैग्नीशियम नहीं दिया, तो इसके सामने 2 लगा दिए। अब ये हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण को पूरी तरह से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं तत्व, और यह पर लिखता हूँ अभिकारक में परमाणु उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तो कैसे करेंगे इसे हम? तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम उत्पाद दिया है, और इसमें जो उत्पाद यहाँ पर देखने हमें इसको जब बराबर किया है, ये किस तरीके से हमने इसको द्रव्यमानों को इसके हमने बराबर किया। देखिए मैग्नीशियम का तत्व, और इसमें हमें कितना दिया था, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है।
तो अभिकारक में हमें दिया गया, अभिकारों में परमाणु की संख्या मैग्नीशियम के आगे कुछ भी नहीं, तो यानी कि यहाँ पर होगी 1। लेकिन उत्पाद में क्या है, उत्पाद में भी हमारे पास कितना है, 1 ही है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन में अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2, और इसमें उत्पाद में जो है 1 है। तो देखिए दोस्तों, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो बराबर हो गया, लेकिन ये नीचे वाला बराबर नहीं है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, बराबर हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसको इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद में हम इसके आगे 2 लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम 2 लगाकर इसे सिंपली बराबर कर देंगे। धन्यवाद।